नमस्ते स्टूडेंट्स, आपका मैट्रिक्स का जो पोर्शन बाकी रह गया था उन क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद में आपको ऊपरी तौर से एक बार मैट्रिक्स के बारे में पूरा वापस से समझा दूंगा। तो अपन ने जो क्वेश्चन छोड़े थे वो थे 3.2 से थे। एक तो जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है 3.2 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं एक बार। उसमें आपको दिया हुआ कि f ऑफ x इक्वल टू cos x और फिर आपको दिया गया है माइनस साइन एक्स 0 0 1 cos x और sin x और 0 0। और अगले ने ये कहा है कि आप सिर्फ कीजिए f ऑफ a इंटू f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ a प्लस b। तो ये अपने को प्रूव करना है। तो देखिए ये आपका फंक्शन जो है वो x की फॉर्म में है और अपने को प्रूव करना है f ऑफ a की फॉर्म में, b की फॉर्म में और a प्लस b की फॉर्म में। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, x की जगह जब अपन a ले लेंगे, x की जगह जब अपन a ले लेंगे तो f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, cos a माइनस sin a 0 0 1 0 0, ये आपका sin a और ये आपका cos a। इसके बाद ये f ऑफ a की वैल्यू होगी तो f ऑफ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही x की जगह अपन b पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में cos b माइनस sin b 0 0 1 0 0 और ये आपके sin b और cos b, ये आपके f ऑफ b की वैल्यू होगी। तो f ऑफ a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अक्स की जगह a प्लस b आ जाना चाहिए, वो तो f ऑफ a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी। तो उससे पहले फिर क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो LHS लेने पर क्या मिलेगा अपने को, f ऑफ a इनटू f ऑफ b। इसका मतलब f ऑफ b का मान ये, तो ये लिख दीजिए आप। तो cos a माइनस sin a फिर 0 यहाँ पर 0 1 ये 0 0 फिर आपका sin a और cos a, ये f ऑफ a की वैल्यू होगी और f ऑफ b की वैल्यू इसकी मल्टीपल में है तो f ऑफ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos b और sin b माइनस का 0 0 1 0 0 और यहाँ से आपका sin b और cos b। ये अपन ने f ऑफ a को f ऑफ b की वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। और मल्टीपल करने का तरीका वही था, पहली पंक्ति पहला स्तंभ फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, वो तरीका अपना सेम चलेगा। तो यहाँ से इनको मल्टीपल करने पर क्या आएगा, जब पहली पंक्ति को अपन पहले स्तंभ से गुणा करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b और फिर प्लस में 0 0 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ से गुणा करने पर ये आ जाएगा। जब पहली पंक्ति को अपन दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तब क्या आ जाएगा अपने पास में, माइनस का cos a sin b और फिर माइनस का sin a cos b और प्लस में 0। जब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तब क्या आ जाएगा बेटा, 0 0 0, ये आ जाएगा। इसके बाद जब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, sin a cos b और प्लस cos a sin b। इसके बाद में दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का sin a sin b और प्लस का cos a cos b और फिर दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो वही 0 0, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद में अपने यहाँ पर क्या है, तीसरी पंक्ति को इससे गुणा करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बेटा, 0 प्लस 0 प्लस 0 और लास्ट वाले को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, तो गुणनफल का नियम अपन उसी नियम से चल रहे हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति और फिर कंप्लीट हो जाएगी, फिर सेकंड पंक्ति से स्टार्ट करेंगे, फिर थर्ड पंक्ति से स्टार्ट करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए अपने जो अपने तीसरी प्रश्नावली त्रिकोणमिति पढ़ी थी वही फॉर्मूला बन रहे आपके। तो cos a cos b माइनस sin a sin b बनता है और बन सकता है cos a प्लस b का, ये वाला फॉर्मूला फिक्स कर देगा। इनमें से अगर हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो फिर देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये फॉर्मूला जाएगा माइनस चिन्ह कॉमन लेने के बाद इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin a प्लस b का फॉर्मूला जाएगा। ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। यहां पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा cos a sin a cos b प्लस sin cos a sin b, ये भी आपका sin a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसके फिर इस बाद में ये वाला फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर देखिए बेटा आपने x की जगह a लिखा तो cos a है, x की जगह b लिखा तो cos b से स्टार्ट हो गया और x की जगह a प्लस b लिखेंगे तो यही तो फंक्शन आएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, f ऑफ a प्लस b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि LHS है वो किसके इक्वल होगा बेटा, RHS के इक्वल होगा। बस सिंपल सा x की फॉर्म में दे रखा है तो अपन ने a b की फॉर्म में लिया, उनको मल्टीपल किया, अपना आंसर आ गया। इसके बाद में जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ा था वो आपका है 7th नंबर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 7th नंबर क्वेश्चन में अपन देखते हैं
देखिए बेटा 10.7 क्वेश्चन। अपने को ए मैट्रिक्स दी हुई है, अपने को बी मैट्रिक्स दी हुई है, और अगले ने ये कहा है कि ए बी का ट्रेस है वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रेस इनटू ए ट्रेस के इक्वल होता है। ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन ए और बी मैट्रिक्स को गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में इसका पूरे का जो रिजल्ट आता है उस पूरी मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रेस। ट्रेस मतलब परिवर्त है, मतलब पंक्तियों को स्तंभ बनाने वाला। मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था, इसको बताया था मैंने आपको बेटा। तो फिर उसका क्या करेंगे, अपन ट्रेस करेंगे। तो ये चीज अपन निकाल ली। फिर इसके बाद अपन पहले क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का ए ट्रेस निकालेंगे, बी मैट्रिक्स का बी ट्रेस निकालेंगे। तो फिर अपन क्या करेंगे, बी ट्रेस वाले मान को ए ट्रेस वाले मान से गुणा कर देंगे। फिर दोनों का जो रिजल्ट है इनका वो क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को ट्रेस निकालने का मतलब क्या होता है, जो यू लिखी होती है पंक्तियां उनको ऐसे लिख दो, वो ट्रेस होता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो यहाँ से ये चीज हो जाएगी बेटा। इसके बाद में मैंने क्वेश्चन जो आपका रहा था वो है 12 क्वेश्चन। तो देखिएगा बेटा 12 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा। 12 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो ए मैट्रिक्स है वो 0 -10x/2 10x/2 और 0 है, ये आपकी मैट्रिक्स है। और आई आपकी क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है। तो आई 2x2 क्या मतलब 1 0 0 1 वाली है, ठीक है। अब यहां पर अपन क्या कर लेते हैं बेटा, एक छोटी सी चीज मान लेते हैं, और वो क्या है कि माना आपका जो 10x/2 है उसको हमने क्या मान लिया, a मान लिया। 10x/2 को हमने क्या मान लिया, स्मॉल a मान लिया। तो यहां से एक बात है बेटा, sin x का फॉर्मूला क्या होता है tan के फॉर्म में, क्या वो ये होगा 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। तो यहां से क्या जाएगा बेटा 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, क्या जाएगा 2 इसको a और 1 प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार cos x का फॉर्मूला क्या होता है tan के फॉर्म में, 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 और अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 होता है। तो यहां से क्या जाएगा बेटा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। तो ये sin x का फॉर्म आ गया इसमें, और cos x की फॉर्म आ गया tan x/2 को करने क्या मान लिया, a माना है। ये क्यों माना है, क्योंकि अपने को जो प्रूव करना है उनमें ये सब चीजें हैं। तो इससे थोड़ा सा वो जल्दी सोल्व हो जाएगा। आप सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो LHS आपका क्या है बेटा, अब देखिएगा LHS आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है i प्लस a। तो i कौन सी है बेटा मैट्रिक्स, 1 0 0 1, और a वाली मैट्रिक्स कौन सी होगी आपकी, a वाली मैट्रिक्स देखना बेटा 10x/2 को जब अपन ने a मान लिया तो a वाली मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, 0 माइनस इसको a मान ही लिया, ये a है ये 0 है, तो ये होगी। तो यहां पर क्या लिख देंगे 0 माइनस a 0 कर लेंगे इसको ऐड, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 और 0 1 0 माइनस a फिर ये a और यहां पर 1, और एक को वापस से 10x/2 लिख देंगे, तो ये तो क्या हो जाएगी माइनस 10x/2 और 10x/2 और 1। ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में देखिएगा बेटा, समझिएगा आराम से। राइट हैंड साइड आपको दी हुई है कि i माइनस a, एक तो ये दिया है, फिर आपको मैट्रिक्स दे दी। मैट्रिक्स क्या है बेटा, cos x माइनस sin x, और यहां पर sin x और यहां पर cos x, ये आपको दे दिया। तो यहां पर फिर क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में मान लेते हैं। तो i क्या है बेटा 1 0 0 1 की मैट्रिक्स है, माइनस a वाली मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली है। तो यहां पर क्या जाएगा 0 माइनस a और 0, ये छोटे ब्रैकेट में आ गया। और ये अलग से आपके है ये। तो cos x का मान क्या है, देखो अपन ने निकाला था, cos x का मान भी निकाला था a के फॉर्म में, sin x का मान भी निकाला था a के फॉर्म में, वो वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, यहां पर 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, और यहां पर 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है बोडमास के नियम से। तो इसमें अपन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 में से 0 उठाया 1, फिर आपका प्लस का 1, फिर माइनस का 1 और फिर 1, और यहां पर ये वाली मैट्रिक्स आपकी ऐसी कैसी रहेगी, तो 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, और यहां पर माइनस का 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, और यहां पर 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, और यहां पर 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। अब देखिएगा बेटा ये दो मैट्रिक्स आई हुई, ठीक है। इन दो मैट्रिक्स को आपस में अपन क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। तो गुणा करने का नियम कौन सा रहेगा, वही पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो उस नियम से इसको गुणा करो और इसके लघुत्तम लेके सरल कर लो।
मतलब इनको आपस में गुणा करना है और लघुत्तम लेकर हल करना है, और हल करने के बाद में आपको जो मैट्रिक्स बचेगी बेटा ये आपको करना है, गुणा आपको करना है, इसको हल आपको करना है। तो जो मैट्रिक्स बचेगी बेटा उसका रिजल्ट क्या होगा, वो होगा 1 माइनस a और 1 होगा, ये रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर 1 एक ही जगह क्या माना था अपने 10x/2 माना ही था, और यहाँ पर 10x/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो देखो बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी यही थी और राइट हैंड साइड थी वो भी यही थी, सो अपन क्या बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इनको मल्टीपल करके लघुत्तम लेने का काम आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है 12। इसके आगे चलते हैं 3.2 के 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो 13वें क्वेश्चन में आपको पूछा है एक मैट्रिक्स दे दी A और एक मैट्रिक्स I दे दी, और फिर आपको पूछा कि K की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो K की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिएगा बेटा, आपको A मैट्रिक्स दी हुई है वो है 1 0 -1 7, और I जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी बेटा 1 0 0 1, और आपको रीजन दिया हुआ है कि A स्क्वायर का जो मान है वो 8a प्लस ki के बराबर है। तो आपको यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर देखिएगा a स्क्वायर a निकालोगे तो a क्या है आपका 1 0 -1 7, स्क्वायर है तो उसको दोबारा लिख लो मान को, तो 1 0 -1 7, और यहां पर क्या हो जाएगा 8 और a का मान कितना बेटा 1 0 -1 7, और यहां पर प्लस में k और i का मान कितना 1 0 0 1, ये हो गया। इसके बाद देख लीजिए बेटा इनको आपस में मल्टीपल कर दो तो गुणा करने का नियम वही पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसको गुणा करोगे तो अपन क्या आएगा बेटा 1 × 1 1, और इसको करोगे तो 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0। ठीक है, इसके बाद में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ करोगे तो -1 × 1 -1, और 7 × -1 -7, तो कितना हो जाएगा बेटा -8 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 49 आ जाएगा। ये तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। फिर इसके बाद 8 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 8 0 -1 और 56 हो जाएगा। k को इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा k 0 0 k, इन दोनों को जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 8 + k और 0 -8 और 56 + k। यहाँ पर क्या है बेटा आपका 1 - 8 0 49। तो मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स जब बराबर होती है तो संगत मान उनके बराबर होते हैं। तो यहाँ से 1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा 8 + k के 0 0 के बराबर है, ये -8 -8 के बराबर है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 ले लिया अपन ने 8 + k के, तो 8 इधर आएगा तो k पर कितना बच जाएगा बेटा -7, बस ये k की वैल्यू कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, तो यहाँ से तो सिंपल सा है, आपने बस जैसे जैसे दिया हो उससे मान लिख दो और उसका लिख के उसका मान निकाल दीजिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन आपके विविध में है जो आपको करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 आ गया विविध का 21वां क्वेश्चन है वो सेम मेथड करा, वहीं से k का मान निकालना, तो इस तरीके से उसका मान ज्ञात कर लीजिएगा। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को एक की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा ये क्या है 1 0 -2 सॉरी 2 -1 और -3 और 4 ये है। इसके बाद में यहाँ पर a दिया हुआ है, और इसके बाद में आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, वोटेबल जो भी है मैं समझा देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा आराम से। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा ये a उस k कीजिए, जैसे नहीं है कि a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया फिर मान कर दिया, वैसा नहीं है। a यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, a क्या है यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, तो अपने को पहले तो वो मैट्रिक्स देखनी है कि मैट्रिक्स कितने बाय कितने के विरुद्ध उसकी मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, फिर उसके अपने को मान मानने हैं और उन मानों को निकालना है, फिर अपन यहाँ पर एक की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखना बेटा ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है 3 × 2 की है। तो एक बात रही बेटा ये ए मैट्रिक्स कब गुणा होगी जब पहली पंक्ति का स्तंभ और इसकी क्या पंक्ति बराबर होगी, तो इसकी पंक्ति कितनी होगी 2 तो होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 तो आएगा 2 पंक्तियां होगी इसमें हमें। और यहाँ पर देखो बेटा गुणा करने के बाद कितनी मैट्रिक्स आ रही है 3 × 3 की, तो मैंने कहा था गुणा करने के बाद यहाँ वाला और यहाँ वाला बचता है, तो यहाँ वाला देखो 3 है तो यहाँ वाला भी देखो वहां पर क्या है 3, तो 3 ही होगा। तो ये 2 × 3 की मैट्रिक्स अपन मान लेंगे, मतलब कि a का मान क्या मान लेंगे बेटा a b c d e f, ये मैट्रिक्स मान लेंगे। अब अपने को क्या करना है, ये मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को गुणा करवा देंगे और ये बराबर में है ही है, फिर पहला मान पहले मान के बराबर, दूसरा मान दूसरे मान के बराबर, तीसरा मान तीसरे मान के बराबर, ऐसे करके अपन a b c d e f इन सब का मान निकालेंगे और अपने ए मैट्रिक्स याद हो जाएगी। आपको मैंने जो पीडीएफ भेजी है उसमें इसका सॉल्यूशन है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, एक चीज भी समझ में आ जाएगा।
ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद में जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपकी गणितीय आगमन सिद्धांत पर, जो आपने 11th क्लास में फोर्थ एक्सरसाइज में पढ़ा था, मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत है। तो वो क्या है बेटा, देखो यहाँ पर आप एक की पावर n की वैल्यू 15 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, cos n अल्फा, और फिर उसके बाद में है sin n अल्फा, और फिर आपका है माइनस sin n अल्फा और cos n अल्फा, ये है। तो एक की पावर n की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, मैंने कहा कि सिद्ध कीजिए कि ये ऐसा होता है, n वहां पे क्या धनात्मक पूर्णांक है। तो ये यहाँ से वही अपने को सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख देंगे कि गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहली जो स्टेप आपको बता रखी है बेटा वो क्या होती है, n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर 1 हो जाएगी, तो a हो गया ये तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos अल्फा, और ये sin अल्फा, ये माइनस sin अल्फा, और ये cos अल्फा हो जाएगा। ये फिर तो अतः n बराबर 1 के लिए सकते हैं, क्योंकि एक का जो मैट्रिक्स है वो यही दे रखी है आपको, अतः n बराबर 1 के लिए सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप में अपन क्या मानते हैं बेटा, सेकंड स्टेप में अपना क्या है, n बराबर m के लिए। तो n बराबर m के लिए सकते हैं, मानते हैं अपन सकते हैं, तब क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर n की जगह पर m लिख देंगे यहाँ पर, तब क्या हो गया, a की पावर m इक्वल टू cos m अल्फा sin m अल्फा माइनस sin m अल्फा और cos m अल्फा, ये हो गया। अब तीसरी स्टेप में अपन कैसे करते हैं बेटा, स्टेप थर्ड में अपन बोलते हैं कि n बराबर m प्लस 1 के लिए सबके सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर एक की पावर क्या हो जाएगी, m प्लस 1। अब थर्ड स्टेप में देखो ना, इसको समीकरण एक नाम देते हैं अपन, सेम वही प्रोसेस है जो वहां पर करते हैं अपन। अब यहाँ पर एक की पावर m प्लस 1 है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, दो टुकड़ों में बांट देंगे, एक की पावर m इंटू a। तो एक की पावर m का मान तो यहाँ से दिख ही रहा है आपको, तो वो लिख देना, एक का मान आपको यहाँ से दिख ही रहा है, ये लिख देना, और इन दोनों को गुणा कराने पर क्या आएगा भाई, वो अपने को आंसर पता होता है, क्या होता है आंसर में, बस इस n की जगह क्या आएगा, m प्लस 1 ही तो आएगा। तो इनको बेटा आपस में मल्टीपल कर लो, सोल्व करने पर क्या आएगा, n की जगह क्या बन जाएगा, m प्लस 1 बन जाएगा। तब अपन क्या बोल देंगे कि n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सकते हैं। सेम वो की वो प्रोसेस लगानी है आपको जो आपने 11th क्लास में चौथी प्रश्नावली गणितीय आगमन सिद्धांत में लगाई थी, n बराबर 1 के लिए, n बराबर m के लिए, n बराबर m प्लस 1 के लिए। ये सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेलिटीज वाला है, ठीक है बेटा, तो ये आप कर लीजिएगा इसके आगे। अब इसके बाद अपन आगे बात करते हैं विविधता, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 तक क्वेश्चन आपके 6 तक हो गए थे बेटा। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, समझिएगा। 7वें क्वेश्चन में क्या है, देखो मैंने एक बार फिर से वापस जिक्र कर रहा हूं बेटा इस चीज का, मैंने एक बार आपको बताया था कि a है और a का ट्रेस है, कैसे बनता है, जब a जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 है, तो a का ट्रेस इनके a का परिवर्त कैसे बनता है, इनको यूं लिख दो, यानी कि 1 2 3 यूं हो जाएगा, 4 5 6 यूं हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, तो यहाँ पर 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। सही बात है। तो इस प्रकार से a का ट्रेस होता है। तो यहाँ पर देखो अगले ये कहा है कि जो a का क्रम है वो 3 क्रॉस 4 का है, b का क्रम ज्ञात कीजिए, जहां पर वो अपन ने मान लिया कि b का क्रम क्या है, m गुना n है। तो अगला ये बोल रहा है कि आपका a की ट्रेस इनटू b और a इंटू बी की ट्रेस परिभाषित है, मतलब ये चीजें गुणा हो सकती है। और गुणा कब होती है, जब पहली मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है, तो गुणा होती है। तो यहां से देखिएगा बेटा, अपन यहां क्या करेंगे, a ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 क्रॉस 4 की थी, तो a ट्रेस की 4 क्रॉस 3 की हो जाएगी, b ट्रेस की कितनी हो जाएगी बेटा, n क्रॉस m की हो जाएगी। सही है बात। तो ये गुणा कब होगी, देखो a ट्रेस की मैट्रिक्स कितनी है 4 क्रॉस 3, b की कितनी है बेटा m क्रॉस n, बताओ ये दोनों गुणा कब होगी, जब यहाँ पर इसका स्तंभ इसकी पंक्तियों के बराबर होगा। तो यहाँ से तुम क्या बोल देंगे, m बराबर 3, क्योंकि ये और ये बराबर हो गए तभी तो ये गुणा हो पाएंगे, तभी ये आ गया यहाँ पर m बराबर 3। सेकंड में देखिए बेटा ये वाला, तो यहाँ पर a की कितनी है मैट्रिक्स, a की है 3 क्रॉस 4, b की ट्रेस की कितनी है बेटा m क्रॉस m। तो ये दोनों गुणा कब होगी, जब यहाँ का स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर होगी, तो m बराबर कितना देगा बेटा 4। तो बताओ b की कोटि कितनी होगी बेटा, m क्रॉस n है तो 3 क्रॉस 4 की कोटि भी किसकी होगी, b की कोटि होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको बस कोटि बतानी है कि इसकी कोटि कितनी होगी b की, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा।
इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, सममित आव्यूह है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बार मैं सममित और असममित पर एक बार फिर से चर्चा कर लेता हूँ। देखिए बेटा कि सममित और असममित में क्या है बेटा, सममित तो किसे बोलते हैं, जब एक का मान उसी के ट्रेस के बराबर होता है तब वह सममित मैट्रिक्स कहलाती है। विषम सममित मैट्रिक्स की बात करते हैं, विषम सममित की बात करें तो एक का मान अगर एक के ट्रेस के बराबर हो, लेकिन कब, जब माइनस इन कॉमन लेने पर बराबर है तब वो विषम सममित या असममित मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये बस सिंपल सा लॉजिक है, एक का मान एक ट्रेस के बराबर हो तब सममित, और एक का मान माइनस एक ट्रेस के बराबर हो तो विषम सममित है। और इसका जो योग रूप होता है सममित और विषम सममित का, योग रूप में अपन क्या करते हैं, 1/2 लिखते हैं और a और a ट्रेस को जोड़ते हैं प्लस 1/2 a और a ट्रेस को बिठा देते हैं। बस ये आपका योग रूप हो गया, सिंपल सा है। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में अगले में कह रहा है कि ये आपकी मैट्रिक्स है वो सममित है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो ये लिख लो, एक का मान तो दिया हुआ है आपका, इसका ट्रेस निकालो तो वो बराबर देख लो, सब मान बराबर हो गए तो देख लो अक्ष किस मान के बराबर है, वहां से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, अक्ष की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9th आपका हो गया था। 10th क्वेश्चन में क्या है, a + b का ट्रेस निकालो। तो a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, b का ट्रेस निकालो, a b को ट्रेस को जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा। बस यहां से हो जाएगा। फिर इसके बाद में 11 क्वेश्चन में योग रूप में लिखो तो a मैट्रिक्स आपको दी हुई है तो इसमें मान लिख दो, बस इनको सरल कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा। मतलब इसमें से इसका एक ट्रेस जोड़ दो, इसमें से घटा दो, बस आपका उत्तर हो गया। तो ये आपका 11th क्वेश्चन हो गया। अब 12 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो समझिएगा बेटा 12 क्वेश्चन में आपको देखना a मैट्रिक्स दी हुई है। पहला क्वेश्चन होता है आपको a मैट्रिक्स दी हुई है, कितने भी दिए हो वो आप देख लेना, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन में क्या करोगे आप, एक का ट्रेस करोगे और फिर उसका वापस से ट्रेस करोगे, बेटा a आएगा तो 2 बार कर लेना ट्रेस, क्या दिक्कत है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा हमने कि a + a का ट्रेस सममित है, a + a का ट्रेस सममित आव्यूह है। तो पहले अपन क्या करेंगे बेटा, a + a का ट्रेस जोड़ देंगे, a तो है ये, a ट्रेस अपन निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इसको अपन ने जैसे b मान लिया। अब बताओ बेटा ये b सममित कब होगा, जब b का मान b के ट्रेस के बराबर हो जाएगा तब अपन क्या बोलेंगे, सममित है। बस सिंपल सा कर लेना सीधा सीधा। फिर अगले ने बोला है थर्ड क्वेश्चन में कि a - a का ट्रेस विषम सममित है, तो अपन वही b मान लेंगे, a - a का ट्रेस निकालेंगे, a और a का ट्रेस को उठा देंगे आपस में, तो वो b हो गया। तो ये विषम सममित कब होगा, जब b का मान b के ट्रेस के बराबर होगा, माइनस इन कॉमन लेने पर, तो अपन क्या बोलेंगे, विषम सममित है। तो सीधा सीधा निकालेगा। फिर इसके बाद चौथे क्वेश्चन की बात करा कि a × a का ट्रेस सममित है, तो सबसे पहले अपन b मान लेंगे, a × a के ट्रेस को गुणा करवा देंगे, फिर जो मैट्रिक्स आती है, फिर अगर b का मान b के ट्रेस के बराबर हो जाएगा तो अपन क्या बोल देंगे, सममित है। ऐसे ही दूसरे में क्या दिया हुआ है, a ट्रेस × a, तो इसको भी अपन b मान लेंगे, पहले इनको गुणा करा देंगे, फिर उसका ट्रेस निकालेंगे, तो अगर वो बराबर आ जाता है अपन क्या बोल देंगे, सममित है। तब यहां से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां से आपके 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, मेरा सिंपल से लॉजिक है, ट्रेस के ऊपर आ जाता है, तो देख लीजिएगा। अब इसके बाद में 13, 14, 15, 16, 17 ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, तो यहां से तो इसको हटा दीजिएगा। देखो बेटा 18 क्वेश्चन में मैं समझाता हूं आपको, आराम से कर लेना, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस बार में मान लिखना, b² है तो b को 2 बार लिख देना, उनको गुणा कर लेना, b वाले मान में a + d से गुणा करवा देना अंदर, ठीक है। फिर उनको घटा लेना, सरल कर लेना, आपका वो उत्तर आ जाएगा। इनको बताने लायक कुछ नहीं है, इनको गुणन कर लेना, बस सरल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने जो पीडीएफ भेजी है उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसको देख लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये कोई ज्यादा बड़ी क्वेश्चन नहीं है। तो इसी प्रकार 19वां है आपका, और 20वां 21वां तो हो गया था आपका। 22वां में क्या करना है आपको, 22वां में संबंध बताने, मतलब a² = b² = c² मतलब a को a से गुणा करा दो, b को b से गुणा करा दो, c को c से गुणा करा दो, फिर दोनों बराबर है तीनों, तो बोल देना भाई ये संबंध सही है या नहीं है, तो संबंध चेक आप कर लेना इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा 23वां, वो भी आपका हो जाएगा, बता दिया था मैंने पहले। 24वां क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं बेटा एक बार। तो 24वां क्वेश्चन है आपका cos² α cos α sin α, और फिर आपका है cos α sin α, और यहाँ पर sin² α। फिर मैट्रिक्स आपकी अपन एलएचएस ले लेते हैं, ये समझ लो, यहाँ से अपन ने एलएचएस ले लिया डायरेक्टली, तो ये और यहाँ पर आ जाएगा cos² β की फॉर्म में, तो cos β sin β, फिर है cos β sin β, फिर है sin² β, ये हो गया। तो अगले ने कहा है कि ये बराबर में 0 के बराबर होता है,
ये प्रूव कीजिए। तो 0 के बराबर कब होगा बेटा, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीपल करने पर क्या है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बेटा, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा बेटा, cos अल्फा sin अल्फा और cos बीटा sin बीटा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर अल्फा, फिर ये cos बीटा sin बीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर cos अल्फा sin अल्फा और यहाँ पे क्या बेटा sin स्क्वायर बीटा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ से क्या जाएगा बेटा cos अल्फा sin अल्फा और cos स्क्वायर बीटा प्लस में sin स्क्वायर अल्फा और cos बीटा sin बीटा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ से क्या जाएगा बेटा cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा, फिर sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको जो भी चीज कॉमन दिख रही है वो कॉमन ले लो, और जो चीज कॉमन लेने के बाद में फॉर्मूला किसका बन जाएगा बेटा cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, cos अल्फा कॉमन आ रहा है, ले लिया, cos बीटा कॉमन आया, ले लिया, तो बचेगा क्या cos अल्फा cos बीटा, यहाँ पर sin अल्फा sin बीटा, तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा फिर cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर भी सेम जो चीज आपको कॉमन दिख रही है, क्या दिख रहा है, तो cos अल्फा कॉमन दिख रहा है आपको, और उसके बाद में आपको sin बीटा कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा बेटा cos अल्फा माइनस बीटा का ही फॉर्मूला बच जाएगा। यहाँ पर भी जो चीज आपको कॉमन दिख रही है क्या बेटा, एक तो है आपका sin अल्फा कॉमन और एक आ जाएगा आपका cos बीटा कॉमन, तो बच जाएगा क्या बेटा बाकी cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, sin अल्फा कॉमन दिख रहा है, sin बीटा कॉमन दिख रहा है, तो बन जाएगा इसका फॉर्मूला cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसी आपकी कंडीशन आ जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो अल्फा माइनस बीटा का मान है वो 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 की फॉर्म में है, और वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लाइक अपन 1 2 3 करके अपन मान ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड पर अगर cos लगा देते हैं तो cos अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, यहाँ पर cos और ये हो जाएगा 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, और m क्या है बेटा, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, तो m का मान अगर आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, चाहे कुछ भी ले लो आगे तक, तो अगर आप m का मान 1 लोगे तो यहाँ पर आएगा पाई बाई 2 सरल करके, cos नंबर का मान होता है 0। यहाँ पर 2 लोगे तो भी क्या आएगा 3 पाई बाई 2, तब उसका मान क्या होता है 0। 3 लोगे तब भी उसका मान क्या होगा 0 ही होगा। तो मतलब कि प्रत्येक मान के लिए यहाँ पर cos अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है इधर, वो उधर किसके बराबर होगी 0 के बराबर ही होगी, और ये वाली जो वैल्यू है वो आप इसमें लिख दीजिए, किसकी जगह cos अल्फा माइनस बीटा की जगह 0 लिख दीजिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा 0, 0 इससे गुणा करके आ जाएगा 0, ये वाला 0 इससे गुणा करके आ जाएगा 0, तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगा फिर 0 0 0 0। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या है शून्य मैट्रिक्स है। शून्य मैट्रिक्स में सब अवयव क्या होते हैं 0 होते हैं। तो यहाँ से आपको समझ कंप्लीट हो गई, ये आपका 24वां क्वेश्चन हो गया। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पहले वाली वीडियो वापस से देख सकते हैं। सबसे पहले 3.1 को कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद 3.2 में जैसे जैसे आपको बताया गया वो सब स्टेप आप बारी बारी से कंप्लीट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है बेटा कि इस वीडियो से पूरी प्रश्नावली समझ में जाएगी, नहीं बेटा, प्रत्येक वीडियो आपको देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको निकालना है। प्रत्येक क्वेश्चन मैंने बता भी दिया, आपको पीडीएफ भी भेज दी, उसमें एग्जाम्पल भी किए हुए हैं और क्वेश्चन आंसर भी किए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन आंसर से ले लो, कुछ पीडीएफ से ले लो, ठीक है, और कुछ हो सके जहां तक आप अपने आप से करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद में जो अपन अगले नेक्स्ट है वो प्रश्नावली नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें से आपको जितना समझ में आया उतना एक बार जैसे 60% 70% 90% जितना समझ में आ रहा है उतना आप समझिए, और बाकी का जो काम है लेकिन ये आप जरूर से नोटिस कर लीजिएगा बेटा कि आपको जो भी काम भेजा गया है वो फेयर वर्क में आप करोगे। जो क्वेश्चन आंसर है उसके लिए अलग बुक डालनी है, आपको फॉर्मूले के लिए अलग बुक डालनी है। इस प्रश्नावली में इतने खास फॉर्मूले नहीं है तो इतने लिखाए हुए नहीं है इसके, ठीक है बेटा। तो ये तो नॉर्मल से प्रश्नावली तो आपको देख लीजिएगा, आगे जो भी प्रश्नावली उसके फॉर्मूले आपको लिखा दिए जाएंगे और भेज दिए जाएंगे। तो फॉर्मूलों के अलग डालिए और एग्जाम की आपको भी अलग डालिए। आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखिएगा, कल को अपन जब क्लास लेंगे तो उस टाइम पे आपको होमवर्क ना करना पड़े, बस आपको सिर्फ समझाना पड़े। तो ये चीज तो आप विशेष तौर से नोटिस कीजिएगा बेटा। और मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं कि मोबाइल का जो मिस यूज है वो कृपया नहीं करें।
क्योंकि बेटा देखो यही टाइम है, इस टाइम में आप अब घर वाले आपको पूरी फ्रीडम दे रखे हैं, एक मोबाइल दे रखा है, एक विश्वास पर दे रखा है कि आप इसको यूज करो, ठीक है, आप इससे पढ़ाई करो। तो उनके एक विश्वास है कि बच्चा पढ़ रहा है और आप भी उसका अगर मिस यूज करोगे तो इसका मतलब क्या हो, माँ बाप के साथ में अपन क्या करे, धोखा करे। वो माँ बाप के साथ में धोखा नहीं है, उनके साथ में तो हो गया होगा, वो अपने साथ में भी धोखा है। अपना पूरा जो आगे का करियर है वो डिपेंड करता है बेटा कि अपना नेचर इस टाइम पे कैसे होगा। क्योंकि इस एज में अगर अपना नेचर अपना अगर अच्छे से सुधार लेते हैं, अपनी मेंटलिटी वो अच्छी रखते हैं, तब अपना आगे की लाइफ अच्छी रख सकते हैं। अगर इस टाइम पे आपकी मेंटलिटी जो है वो वीक हो जाएगी, मतलब थोड़ी अदर वे में जाती है, तो इसका मतलब समझ लीजिए बेटा कि आगे आपकी जो मेंटलिटी है वो अदर वे में ही चलेगी, आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ बेटा कि आप मोबाइल का मिस यूज बिल्कुल भी ना करें। आपको जो पढ़ना है बस वो पढ़िए, उसके बाद आप अपना काम कीजिए और उन्हीं से पढ़िए। 11th की जो फिजिक्स है उनको पढ़िए, 11th की जो मैथ है, केमिस्ट्री है उनको पढ़िए बेटा, इंग्लिश ग्रामर है उनको पढ़िए, आप ये जो आपको बताया जा रहा है उनको पढ़िए। ये जो लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, अपने जो छुट्टियां चल रही है बेटा, तो छुट्टियों का मतलब ये नहीं कि ये छुट्टियां हैं बेटा, क्योंकि यही टाइम है जब 4-5 महीने निकल जाएंगे फिर एकदम से पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये टाइम आपके पास में है, मोबाइल में टाइम बिताकर बाकी मूवी देखकर आप क्या करोगे, वो काम अपने के लिए आगे कर देख लेंगे। अभी अपने पास में जो टाइम है उसका यूज कीजिए और उसको पढ़ने में डाइवर्ट कीजिए, अपने आप को डाइवर्ट कर दीजिए पढ़ाई की तरफ। अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो आगे आपके थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो वीडियोस थे वो पहले देख लेना और फिर उनको अच्छे से क्लियर कर लेना, उसको पूरा होमवर्क अपना कंप्लीट रखना, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट कल से नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।